हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारियों के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न का जो सेट है, जो सीरीज है, उसी क्रम में ये वीडियो क्रमांक 13 है। ठीक है, अभी तक आपने 1 से लेकर 12 तक के वीडियोज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सारे वीडियोज़ को आप जाके ज़रूर देखें। आपका रिविज़न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चाहे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हों या फिर सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम को आप फेस करने वाले हैं, तो ये 500 जो क्वेश्चन मैं तैयार कर रहा हूँ आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये हमेशा के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे स्टैटिक जीके का, छत्तीसगढ़ के स्टैटिक जीके का पोर्शन होगा, जो कि कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा के लिए रहेगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी अवश्य ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए हम अपना इस जो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। अभी तक हम 12 वीडियोस के अंदर 175 क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस कर लिया है। अब हम आगे 176 से आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 176 है आप सभी के लिए। आप सभी को वीडियो को पॉज करना है और खुद से एक बार उत्तर लगाने की कोशिश करना है। इसके बाद आंसर आप चेक करेंगे। प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर रियासत के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे देश की आज़ादी के बाद जितने भी रियासत थे पूरे देश भर में, ठीक है, देशी रियासतें थे, उन सभी को एक विलीनीकरण किया गया, एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, ताकि सभी को मिला के हमारा जो संपूर्ण भारत का आज का जो नक्शा है उसको तैयार किया जा सके। ठीक है, तो उसी क्रम में जो बस्तर के जो रियासत था उसमें से कौन से शासक उस समय शासन में थे जिन्होंने उस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया था। प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद्र भंजदेव, रुद्र प्रताप देव और भैरम देव। अगर आप सभी को उस समय के बस्तर के जो रियासत के शासक थे उनका अगर कालक्रम पता होगा तो आप बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज़ादी 1947 में हमको मिली थी, उसके बाद ही ये रियासतों का विलीनीकरण प्रारंभ हुआ था। और उस समय अगर देखेंगे तो प्रवीर चंद्र भंजदेव जो हैं, प्रवीर चंद्र भंजदेव, उनका कार्यकाल था। इनका कार्यकाल 1936 से लेकर 1966 तक था। ठीक है, इसी के बीच में 1947-48 आता है, मतलब यही वाला हमारा सही होगा कि प्रवीर चंद्र भंजदेव जो थे इन्होंने ही समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे, प्रवीर चंद्र भंजदेव। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जगदलपुर राजमहल में पुलिस द्वारा क्या गोली चलाया जाता है। गोली चलाने के कारण ही प्रवीर चंद्र भंजदेव और उनके साथ कई सारे जो आदिवासी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये भंज वंश के थे। ठीक है, कौन से वंश के थे, भंज वंश के थे। लेकिन एक ग्रंथ मिलता है, इनका एक ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, लोहांडी गुड़ा तरंगिनी। ये किसका है, तो ये प्रवीर चंद्र भंजदेव का ही एक ग्रंथ है। इसमें उन्होंने अपने स्वयं को काकतीय वंश का कहा है। ठीक है, तो ये सभी के सभी काकतीय वंश के, बस्तर का जो काकतीय वंश है उसी से संबंधित शासक हैं। ठीक है, भंज वंश कह लीजिए या फिर वही कह लीजिए कि काकतीय वंश है, क्योंकि ये सब अपने आप को काकतीय वंश के शासक मानते थे। ठीक है, याद रखिएगा। और प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है, इनका कार्यकाल इनसे जस्ट पहले का है, 1921 से 1936 तक का। और ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासक थी, महिला शासिका थी, याद रखिएगा। 12 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक होता है। एक्चुअली में ये रुद्र प्रताप जो देव है ना, उनकी पुत्री हैं। ये रुद्र प्रताप देव जी की पुत्री हैं और इनके मृत्यु के पश्चात इन्हीं का 12 वर्ष में राज्याभिषेक होता है और इस प्रकार वो छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका बनती हैं। ठीक है, बाद में इनका एक बीमारी हो जाता है अपेंडिसाइटिस का, जिसके लिए वो लंदन जाते हैं और उनका वहीं पर 1936 में मृत्यु हो जाती है। तो ये सब आपको कुछ कुछ जो फैक्ट है याद रखिएगा। और देखिए बस्तर के जो शासक है इनसे कई बार से ना उनके कालक्रम के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस तरह के प्रश्नों का भी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 177 नंबर का। 177 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना छत्तीसगढ़ के इतिहास में अन्य से अंतिम में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए उनका हमको एक ऑर्डर में, ठीक है, कालक्रम के अनुसार याद रहना या जानकारी होना जरूरी होता है, तभी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला है नागपुर हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहराना।
दुर्ग कचहरी में आगजनी, फिर है बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन और रायपुर में विद्यार्थी जुलूस। इसमें से कौन सा है जो सबसे अंतिम में हुआ था? पहली बात तो याद रखिए कि जितनी भी चारों की चारों घटनाएं हैं ये भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 के अंदर हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन उसी के समय की घटनाएं हैं। उसी में से हमको पकड़ना है कि ये कौन सी घटना कब हुई थी। तो ये बहुत क्लोज घटना है, ठीक है, तो इनका डेट भी अगर याद रहेगा तभी आप पकड़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबका डेट को हम लिख देते हैं। तो जैसे ये नागपुर हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहराना, ये जो घटना है कब का है, तो 9 अगस्त 1942 का है, ठीक है, 9 अगस्त 1942 का। ये किसके द्वारा, तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह के द्वारा यह घटना किया गया था। इसके बाद दुर्ग कचहरी में जो आगजनी हुआ था ये रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा हुआ था। कब हुआ था, इसका डेट याद रखिएगा, अगस्त महीने में ही 28 अगस्त 1942 को, ठीक है, किसके द्वारा, तो रघुनंदन सिंगरौल जी के द्वारा, ठीक है, रघुनंदन सिंगरौल ने इस घटना को अंजाम दिया था। और तीसरा है बिलासपुर में विशाल जुलूस का आयोजन, ये जो हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था, ठीक है, 2 अक्टूबर 1942 को। और ये जो आयोजन था बिलासपुर के अंदर विशाल जुलूस का आयोजन, ये भुवन भास्कर सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सारा जो है जानकारी आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज, ठीक है। भुवन भास्कर सिंह के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और रायपुर के अंदर जो विद्यार्थी जुलूस हुआ था ये 10 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942 को। और ये घटना जो है रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा किया गया था। इसका नेतृत्व किसके द्वारा, रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा। और एक और भी याद रख सके, देखिए इसका आयोजन कौन किया था, रणवीर सिंह शास्त्री में। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के जो विद्यार्थी थे वो सब मिलके ही रायपुर के अंदर विद्यार्थी जुलूस का अंजाम दिए थे। अब इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी घटना जो सबसे अंतिम में हुआ था। तो देखिए ये 9 अगस्त को हुआ था, ये 28 अगस्त को हुआ था, ये 10 अगस्त को हुआ था, ये 2 अक्टूबर को हुआ था। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे 178 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन में दुर्ग से भाग लिया था। देखिए हम सभी को पता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 को रावी नदी के तट पर हुआ था। और जिसकी नेतृत्व या जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। और आप सभी को अगर पता हो तो इसी कांग्रेस के अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था, 1929 में, ये लाहौर अधिवेशन के अंदर ही किया गया था। अब प्रश्न हुआ कि जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन लाहौर में 1929 में रावी नदी के तट पर हुआ, तो दुर्ग से कौन कौन भाग लिए थे। यहाँ पे 4 विकल्प है, इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो दुर्ग से भाग लेने वाले व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह और घनश्याम सिंह गुप्त, ये दोनों जो थे दुर्ग से भाग लेने वाले थे इस अधिवेशन के अंदर। वहीं पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेधावाले और नथुजी जगताप, ये तीनों जो थे वो रायपुर क्षेत्र से, ठीक है, रायपुर से भाग लेने वाले थे। और जो लास्ट सी ऑप्शन है, क्रांति कुमार भारती, गजाधर शॉ, डॉक्टर शिव दुलार मिश्र, अमर सिंह सहगल, ये जो है ये सभी के सभी बिलासपुर से भाग लेने वाले थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह के जानकारियां भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति जो है किस क्षेत्र से संबंध रखता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब एक प्रश्न पूछ देता हूं आपसे, ठीक है, अगर भारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा तो प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है और पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसके द्वारा और कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कब मांगा गया था। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएंगे। जो भी कमेंट करके बताएगा इसका राइट आंसर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जो है मैं यहाँ पे लूंगा और हाईलाइट करूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 179 नंबर का प्रश्न। 179 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि बंगाल नागपुर कॉटन मिल, जिसको हम शॉर्ट में BNC मिल भी कहते हैं, ठीक है, BNC मिल की स्थापना राजनांदगांव रियासत के किस शासक के समय हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी क्वेश्चन। महंत घासीदास, हिमाचल दास, महंत दिग्विजय दास या फिर महंत बलराम दास, किसके समय में BNC कॉटन मिल की स्थापना हुई थी,
ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महंत बलराम दास के समय ही इस मिल की स्थापना किया गया था। ये बीएनसी मिल का स्थापना कब हुआ था तो हम सभी को पता है 1892 में हुआ था। और इस बीएनसी मिल में तीन मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, आप सभी को पता ही है। एक 1920 में हुआ था, एक 1924 में हुआ था और तीसरी बार 1937 में हुआ था। ठीक है, और तीनों मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने किया था। ये सब हमको बहुत अच्छे से पता है। ये जो बीएनसी मिल था ये राज्य का प्रथम वृहद उद्योग था। ठीक है, राज्य का प्रथम वृहद उद्योग कौन सा था तो बीएनसी मिल ही था। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, ये महंत बलराम दास जी का कार्यकाल कब से कब था 1883 से लेकर 1897 में। तो इसी के बीच में इस बीएनसी मिल का स्थापना हुआ था। ठीक है, और ये जो महंत घासीदास हैं ये देखिए इनके संबंध में एक याद रखिएगा कि 1879 में, ठीक है, 1879 में राजनांदगांव में बेगार विरोधी आंदोलन हुआ था। ठीक है, बेगार विरोधी आंदोलन किसके समय में हुआ था तो महंत घासीदास के समय में 1879 के अंदर हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। जो हिमाचल दास है इनके बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि जो व्यंकोजी भोसले थे जो मराठा शासक, ठीक है, जो व्यंकोजी भोसले थे मराठा शासक, उन्होंने ये हिमाचल दास जी के संगीत कौशल से प्रसन्न होकर जो मोहगांव की जमींदारी इनको दे दिया था। ठीक है, कौन सा जमींदारी, मोहगांव की जमींदारी हिमाचल दास को दे दिया गया था। और ये सी जो है महंत दिग्विजय दास के बारे में आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये जो है जब भारत में विलीनीकरण वाले जो समझौता पत्र था उस पर हस्ताक्षर जब हो रहा था तो इस समय जो अल्पायु थे तो इनकी अल्पायु होने के कारण जो विलीनीकरण के लिए जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किसने किया था तो महारानी जयंती देवी के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, महारानी जयंती देवी। ठीक है, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल याद रखिएगा 1938 से लेके 1947 तक। ठीक है, तो उसी समय में क्या होगा इनका होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है 180 नंबर का प्रश्न, आप सभी के लिए बहुत आसान। निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, देखिए इधर जो है एक पर्यटन स्थल है और इधर जो है संबंधित जिला और स्थान दिया है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये पकड़ना है। ठीक है, देखिए पहला है बहादुर कलारिन की माची, माची मतलब स्मारक होता है क्या, चिरचारी बालोद में स्थित है। चिटमिटिन माता मंदिर सुकमा में है क्या। कबीर चबूतरा जो कि एक समाधि मंदिर है गिरौदपुरी बलौदा बाजार में है क्या। और नाथलदाई मंदिर चंद्रपुर शक्ति में है क्या। इसमें से कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है, असुमेलित है। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका असुमेलित है क्योंकि कबीर चबूतरा जो कि एक समाधि मंदिर है ये आपको गिरौदपुरी बलौदा बाजार में नहीं बल्कि दामाखेड़ा में मिलेगा। ठीक है, दामाखेड़ा में मिलेगा। दामाखेड़ा भी बलौदा बाजार के अंदर ही स्थित है। और जो गिरौदपुरी बलौदा बाजार है यहाँ पे क्या मिलेगा तो संत गुरु घासीदास जी की ये जन्म स्थली है, तो ये गुरु घासीदास से संबंधित है। ठीक है, गुरु घासीदास के जन्म स्थली से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक प्रसिद्ध जैत खाम भी है और छाता पहाड़ भी इसी के आसपास है, छाता पहाड़ जहाँ पे गुरु घासीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है असुमेलित था। अब इसको मैंने सही तरीके से सुमेलित भी कर दिया है। प्रश्न नंबर 181 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उचित विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये पूरे जितने भी कथन है मैंने जो राजीव लोचन मंदिर है राजिम के अंदर, राजिम गरियाबंद के अंदर, उससे संबंधित लिया है। इसमें से कथनों को, तीनों कथनों को ध्यान से पढ़ें, सत्य कथन की पहचान करने के बाद उचित विकल्प का चयन करें। अब देखिए इसको पकड़िएगा ध्यान से। प्रश्न है कि राजीव लोचन मंदिर जो कि राजिम में है की स्थापना नल वंशीय शासक विलास तुंग के द्वारा कराया गया था। दूसरा कथन, यह मंदिर जो है पंचायतन शैली में निर्मित भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। तीसरा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलचुरी वंश के जो शासक थे पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगत पाल के द्वारा कराया गया था। ठीक है, इसमें से क्या तीनों कथन सही है या फिर कौन कौन सा कथन है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर को, सही विकल्प तक पहुंचना है। ठीक है, तो अगर आपने इस पॉइंट को, इस टॉपिक को पढ़ा होगा तो आई थिंक सबको पता हो गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, कि 1 2 3 तीनों सही होगा। ठीक है, देखिए ये जो राजीव लोचन मंदिर है राजिम के अंदर, गरियाबंद के अंदर, ये 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर निर्माण करवाया गया था नल वंशीय शासक विलास तुंग के द्वारा।
और वास्तव में ये मंदिर जो है पंचायतन शैली में ही निर्मित है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और इसका जो जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, 182 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। देखिए एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप बस आधा प्रश्न देखने के बाद कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, इतना ही देख के और आंसर मत मान लीजिएगा। मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि मैं पूरा प्रश्न पढ़ता नहीं था, कहीं पे लास्ट में सत्य असत्य नहीं ऐसा लिख देने के बाद अधूरा प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर देखते ही टिक मार के आ जाते थे और हम भारी खुश रहते थे कि मैंने तो सही बनाया है, लेकिन वाकई में हम गलत कर लेते थे। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं है मतलब असुमेलित विकल्प का चयन करना है आपको। ठीक है, देखिए अब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली में शक्कर कारखाना और संबंधित स्थान को मैंने यहाँ पे बताया है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको पता करना है। भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर कवर्धा के अंदर है क्या, बताना है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि भोरमदेव शक्कर कारखाना जो है रामहेपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण है 2002-3 के आसपास हुआ था। ठीक है, और ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना है, हमारे प्रदेश का सबसे प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव शक्कर कारखाना है। इवन ये पीपीपी मॉडल पर आधारित प्रथम इथेनॉल प्लांट भी यहीं पर स्थापित किया जा रहा है, जो कि प्रदेश का प्रथम इथेनॉल प्लांट तो है ही पीपी मॉडल पर आधारित, देश का भी प्रथम इथेनॉल प्लांट है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, महामाया शक्कर कारखाना केरता सूरजपुर के अंदर, ये वाला कथन भी सही है, ये वाला भी सही था। ठीक है, ये जो महामाया शक्कर कारखाना है ये 2007 में इसका स्थापना किया गया था और जबकि 2010 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करका भाटा बालोद के अंदर है, ये कथन भी सही है, 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। और वहीं जो डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना चंदनू बेमेतरा के अंदर, ये विकल्प जो है असुमेलित है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो शक्कर कारखाना है ये विशेषरा ग्राम कवर्धा के अंदर ही है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ विशेषरा ग्राम। ठीक है, पंडरिया के आसपास कवर्धा या फिर कबीरधाम जिले के अंदर ही स्थित है। चंदनू बेमेतरा के अंदर भी एक शक्कर कारखाना जो है प्रस्तावित है और निर्माणाधीन है, जो कि 2019 से निर्माणाधीन है और यहाँ भी एक तैयार होना है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है, पंडरिया मतलब विशेषरा ग्राम पंडरिया कवर्धा में, इसका स्थापना 2016 के अंदर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 नंबर का प्रश्न है जो कि पंडवानी के ऊपर है, बताना है कि कौन कौन सा है। फिर से वही कथनों को पढ़ें और कौन सा विकल्प सही है असत्य है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। प्रश्न है पंडवानी के बारे में विचार करें। देखिए सभी कथनों को पढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। यह महाभारत कथा का छत्तीसगढ़ी लोकरूप है जिसका मुख्य नायक भीम और मुख्य नायिका द्रौपदी है। कथन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, पंडवानी गायन में एक मुख्य गायक होता है, सही है। एक हुंकार भरने वाला रागी होता है, ये भी सही है। और साथ ही साथ वाद्य पर संगत करने वाले कुछ लोग भी सहयोगी के रूप में होते हैं, ये कथन भी सही है। तीसरा, तंबूरा, करताल और खंजरी पंडवानी का प्रमुख वाद्य यंत्र है, बिल्कुल सही है। इन तीनों तरह का वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है पंडवानी के अंदर। और चौथा, पंडवानी की दो प्रमुख शैलियां हैं, वेदमती शैली और कपालिक शैली। ठीक है, यहाँ पे चारों विकल्प बिल्कुल सही है, चारों कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे एक पूछता हूँ कि बताइए कि पंडवानी के पितामह किसको कहा जाता है। ठीक है, पंडवानी के पितामह किसे कहा जाता है, कौन से व्यक्ति को कहा जाता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 184 नंबर का प्रश्न। 184 नंबर का प्रश्न भी मैंने पंडवानी से ही लिया था, क्योंकि पंडवानी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई बार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 2 प्रश्नों के अंदर इसको सिमटा दिया जाए ताकि आपका रिवीजन यहीं पे हो जाए। प्रश्न है कि पंडवानी के कपालिक शैली की प्रमुख कलाकार कौन सा है। हमने पीछे अभी देखा कि पंडवानी की 2 प्रमुख शाखा है, वेदमती और कपालिक। ये 7 ऑप्शन में से 7 कथनों में से आपको पकड़ना है कि कपालिक के कौन कौन से प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, चलिए, तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, शांति बाई, उषा बारले, पूनाराम निषाद, रितु वर्मा और रेवाराम साहू, बताइए। देखिए तो इसके अंदर तीजन बाई, शांति बाई और उषा बारले, ये तीनों के तीनों जो हैं वो
कपालिक से संबंध रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से? 1, 3 और 4। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बाकी ये बच गया 2, 5, 6, 7, 2, 5, 6, 7, ये जो बच गए बाकी विकल्प, ये सब वेदमती शाखा से संबंध रखते हैं। ठीक है, पंडवानी के जो वेदमती शैली है उससे संबंध रखते हैं 2, 5, 6, 7 वाले। ठीक है, एक्चुअली है क्या वो समझिएगा कि जो कपालिक वाले हैं, ये जो कपालिक शैली होता है पंडवानी का, इसके अंदर दो विधा होता है। गायन तो होता ही है, साथ ही साथ नृत्य भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वहीं जो वेदमती शैली है इसके अंतर्गत केवल गायन होता है। ठीक है, नृत्य नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। थोड़ा सा आपको ये पूरा नामों को आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम 185 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 185 नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मेला माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। मेला से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में कई बार से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। राजिम का पुन्नी मेला, शिवरी नारायण का मेला, सीरपुर का मेला, उपरोक्त सभी। बताना है कि कौन कौन से या फिर कौन एक मेला है जो माघ पूर्णिमा से शुरू होकर कहाँ तक? महाशिवरात्रि तक आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी मेला जो है माघ पूर्णिमा से शुरू होता है और महाशिवरात्रि तक आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। साथ ही साथ कुछ और भी याद रखिएगा, जैसे जो दामाखेड़ा का मेला है, ठीक है, जो कि कबीर पंथियों का है, और साथ ही साथ कुदुरमाल। ठीक है, कुदुरमाल, ये दोनों का दोनों जो मेला है ये कबीर पंथियों का प्रसिद्ध मेला है। और ये मेला भी, इसका शुरुआत जो है माघ पूर्णिमा से शुरू हो जाता है, लेकिन जो महाशिवरात्रि जब आता है तो विशेष रूप से यह मेला जो है देखने को मिलेगा, वृहद रूप में देखने को मिलता है। हालांकि इसका भी प्रारंभ जो है माघ पूर्णिमा से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक ही चलता है, लेकिन ये सभी के सभी, ये दोनों दामाखेड़ा और कुदुरमाल का जो मेला है ये कबीर पंथियों का मेला है। ठीक है, कबीर पंथियों का, याद रखिएगा। चलिए आगे 186 नंबर का प्रश्न है जो कि मैंने अभ्यारण्यों से लिया है, और अगर आपने इसको डीप एनालिसिस किया होगा तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कह लीजिए कि वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्रम दिया हुआ है। ये चारों में से कौन सा ऐसा क्रम है, समूह है, जो कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्नों को आप तभी आप जान पाएंगे जब सभी का आपको क्षेत्रफल पता हो। ठीक है, तो जैसे जो तमोर पिंगला है, तमोर पिंगला आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, और इसका क्षेत्रफल जो है 608 वर्ग किलोमीटर के अंदर है, और ये सूरजपुर में स्थित है। उसी तरह जो सीता नदी अभ्यारण्य है ये आपको धमतरी के अंदर देखने को मिलेगा, और ये 559 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अचानक मार जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपको मुंगेली के अंदर देखने को मिलेगा, और ये 552 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भोरम देव वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपको कबीरधाम जिले के अंदर मिलेगा, और यह सबसे नवीनतम, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका स्थापना 2001 में हुआ था, याद रखिएगा। और यह जो है कितना 163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और बादलखोल अभ्यारण्य जो है, जो कि जसपुर में है और प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ये मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये जसपुर के अंदर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट मिल गया, क्योंकि सभी क्षेत्रफल जो है घटते क्रम में 608, 559, 552, 163 और 105। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सीता नदी जो है प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला सबसे बड़ा, और बादलखोल सबसे छोटा, मात्र 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है, जो कि जशपुर के अंदर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी कई बार से एग्जाम पूछ लेता है, एग्जाम में एरिया वाइज पूछ लिया जाता है, कई बार उसका फाउंडेशन वाइज पूछ लेता है, उनके स्थापना के क्रम में भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहले स्थापना हुआ था, कौन सा बाद में। तो आप दोनों तरीके से उसको याद करके रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे 187 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने नदियों और उनका जो उद्गम स्थान है उससे संबंधित आपसे पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इधर नदी का नाम दिया है लेफ्ट में, राइट साइड में जो उद्गम स्थल का नाम दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। केलो नदी, लुडेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील रायगढ़, मांड नदी मैन पाट सरगुजा, हसदेव नदी पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली, और अरपा नदी खोंडरी खोंगशरा पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही। कौन सा सुमेलित नहीं है अपने उद्गम स्थल से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो हसदेव नदी है ये पेंड्रा लोरमी पठार मुंगेली से
उद्गम नहीं हुआ था। जो हसदेव नदी है इसका उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। ठीक है, देवगढ़ पहाड़ी का जो सोनहत पठार वाला क्षेत्र है, ठीक है, सोनहत पठारी जो क्षेत्र है वहाँ से हसदेव नदी का उद्गम होता है। यह स्थान आपको कहाँ मिलेगा, तो कोरिया और जो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से ही हसदेव नदी का उद्गम होता है। और इसका क्षेत्रफल, इसका जो लंबाई है 176 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। इस हसदेव नदी के ऊपर आपको अमृतधारा जलप्रपात, गवर घाट जलप्रपात इत्यादि जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। और बाकी ये सभी के सभी सही हैं। 100 जो केलो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पेंड्रा लोरमी के पठार से किसका उद्गम होता है, तो पेंड्रा लोरमी के पठार से मनियारी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, मनियारी नदी जिसका बहाव क्षेत्र आपको मुंगेली के अंदर देखने को मिलेगा और ये 134 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, केलो नदी का बिल्कुल सही है। केलो नदी की अगर लंबाई देखेंगे तो ये 97 किलोमीटर। मांड नदी का लंबाई देखेंगे तो ये 155 किलोमीटर और इसका तो 176, और अरपा नदी का 100 किलोमीटर लंबाई देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन नदियों के बारे में और भी जानकारी भी आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी की सहायक नदी है, किस में जाके मिल जाती हैं, इन पे कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है, ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलिए 188 नंबर का प्रश्न। 188 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी को 3 भाषा परिवारों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भाषा परिवारों के अंदर बांटा गया है। कौन कौन सा, तो मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो यहाँ पे ये 3 जो, ये चौथा तो उपरोक्त में से सभी है क्या, या फिर ये तीनों में से कोई ऐसा समूह है जो मात्र केवल मुंडा भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। हलबा, कमार, बैगा, भुंजिया, कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, नगेसिया, या फिर उरांव, परजा, अबुझ, माड़िया और गोंड। कौन सा ऐसा समूह है जनजातियों का जो मुंडा भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और नगेसिया। ये सभी के सभी जो जनजाति हैं ये मुंडा भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मुंडा भाषा परिवार से। वहीं हलबा, कमार, बैगा और भुजिया जनजाति जो है ये सभी के सभी आर्य भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, और उरांव, परजा, अबुझ, माड़िया और गोंड ये सभी के सभी जो जनजातियां हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में मैं फेस किया हूं, एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। 189 नंबर का प्रश्न है जो कि यूनिक है और कभी कभार यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा और मैं यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ी कलेवा, जिसको हम व्यंजन कह लें, खाने पीने का व्यंजन, चावल के आटे से बना हुआ व्यंजन है। ठीक है, गुलगुला, सुहारी, खपुरी या फिर बोबरा। दूसरा विकल्प है खुरमी, पपची। तीसरा है तस्मई, देहरौरी, पीड़िया और ऐरसा। और चौथा है ठेठरी, भजिया, बड़ा और बड़ा। तो आप सभी को पता है कि ये वाला तो सबसे आसान है, क्योंकि जो ये है ये बेसन से बनता है। भजिया हो गया, बड़ा हो गया, ठेठरी हो गया, ये बेसन, जो चना वाला बेसन होता है ना, या फिर चना दाल होता है, उससे बना होता है। तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, तस्मई, देहरौरी, पीड़िया और ऐसा, ये सब के सब जो है चावल के आटे से बनता है। ठीक है, चावल आटा से बनता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुलगुला, सुहारी, खपुरी और बोबरा ये सभी के सभी जो हैं गेहूं के आटा से बनता है। ठीक है, गेहूं आटा से बनता है। और खुरमी, पपची ये सब जो है ना, ये चावल और गेहूं दोनों से बनता है। चावल और गेहूं दोनों के आटाओं को मिलाकर बनाते हैं, चावल गेहूं दोनों के आटा से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है हमारा 190 नंबर का प्रश्न और आज का वीडियो का लास्ट प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, वीडियो लेंदी नहीं करते हैं, इसलिए मैं एक प्रश्न जो है जो साहित्य से उठाया हूँ, बहुत इजी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी है। प्रश्न है शेक्सपियर की जो रचना है कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया था। शुक्लाल पांडे, श्यामलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर विनय कुमार पाठक या फिर विनोद कुमार शुक्ल, किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए,
सुखलाल पांडे। देखिए मेरा मकसद रिवीजन कराना है, जो नए लोग हैं उन सबको भी यहाँ पे पता चले और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से इंक्लूड करना, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स शेक्सपियर की जो रचना है उसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद सुखलाल पांडे ने किया था। किस नाम से किया था? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी नाम जो है पुरु झुरु है। ठीक है, पुरु झुरु। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। श्यामलाल चतुर्वेदी के बारे में तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो राजभाषा आयोग है उसका प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का। और इनकी कई सारी रचनाएं भी हैं, जैसे बेटी की विदा, पर्रा भरलाई, भोलवा भोला राम बनीस, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछा जा चुका है इनसा। फिर डॉक्टर विनय कुमार पाठक के बारे में जानते हैं, इनकी भी कई सारी रचनाएं, जैसे धान का कटोरा, एक पत्रिका इन्हीं का है। धान का कटोरा जो पत्रिका है ये किसका है? विनय कुमार पाठक जी का ही है। छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण डॉक्टर विनय कुमार पाठक की ही रचना है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल के बारे में जानते होंगे कि इनको सबसे पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार दिया गया था। इनकी कई सारी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे नौकर की कमीज। ठीक है, नौकर की कमीज हो गया, दीवार में एक खिड़की रहती थी, खिलेगा तो देखेंगे, ये सभी की सभी रचनाएं जो है कुछ कुछ विनोद कुमार शुक्ल के हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट उतना आप सबको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने अब तक इन 13 वीडियोस के माध्यम से 190 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एनालिसिस किया, आपको रिवीजन कराने की कोशिश किया। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी क्वेश्चन पूछा हूँ आप उसका आंसर कमेंट में करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके इसी रिवीजन वीडियो के साथ, ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।